नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। दोस्तों, मैं कोई अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर जितनी नॉलेज मुझे है मैं उतनी नॉलेज देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। आज हम बात करेंगे सुएज नहर में अटके जहाज़ के बारे में। आपने देखा ही होगा, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये जहाज़ सुएज नहर में अटका हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छी से अच्छी नॉलेज आप तक पहुँचाई जा सके। प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके तक पहुँचा सकें। देखिए क्या है मुद्दा। आज हम कुछ बिंदुओं बात करेंगे, उन्हें पहले ही स्पष्ट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे सुएज नहर से संबंधित इन पॉइंटों के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है सुएज नहर की भूगोलिक स्थिति। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी भूगोलिक स्थिति समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ स्थित है, कहाँ नहीं। सुएज नहर का इतिहास, कि इससे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। तीसरा, क्या है ब्लॉकेज, मतलब क्या ब्लॉकेज आया है वहाँ पर, क्या नहीं। और देखते हैं ब्लॉकेज का प्रभाव, कि इस ब्लॉकेज का क्या प्रभाव पड़ा है। अगला देखते हैं मिस्र की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है इसका, क्योंकि मिस्र देश के में ही यह सुएज नहर पड़ती है। देखें इसकी व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है। और लास्ट है ब्लॉकेज का हल, कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए बात करते हैं सुएज नहर की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर नहीं है। ये सबसे बड़ी नहर है मेरे साथ, सबसे लंबी भी कैनाल है, ये सबसे लंबी नहर भी है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जैसा कि आगे चल के हम आपको मैप में भी दिखाएंगे ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है। आप इतना देख लीजिए अभी कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। इसकी औसत गहराई 16.5 मीटर है, जैसा आप देख सकते हैं। ये नॉलेज हमने विकिपीडिया और बाकी कई आर्टिकलों से ली है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। इस नहर का चुंगी कर बहुत अधिक है। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बावजूद इसमें उसका 1/3 ही खर्च आया, मतलब उसका 3 और इसका 1। अब लगा सकते हैं कितना अंतर होगा। आइए इस नक्शे पर देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्त, ये कहाँ पर स्थित है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आप इसे भी देख सकते हैं। यह नहर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। यही नहर है जो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं सुएज नहर के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। सन 1898 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फार्डिनेंड की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। 10 वर्ष में यह बनकर तैयार हो चुकी थी दोस्तों। और सन 1869 में इस नहर के लिए यातायात के लिए खोल दिया गया था। पहले केवल दिन में ही जहाज़ पार करते थे, परंतु 1857 ईस्वी में रात में भी पार करने लगे। 1866 ईस्वी में इस नहर को पार करने के लिए 36 घंटे लगते थे, पर अब मात्र 18 घंटे में ही पार कर लेते हैं। इस नहर का प्रबंध पहले सुएज कैनाल कंपनी करती थी, जिसके आधे शहर फ्रांस के थे और आधे शहर तुर्की, मिस्र और अन्य देशों के पास थे। पर अब इसके शहर अंग्रेज़ों ने खरीद रखे। देखे लिखा हुआ आता है। बाद में मिस्र और तुर्की के शहर अंग्रेज़ों ने खरीद लिए। 1828 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय उपसंधि के अनुसार नहर युद्ध और शांति दोनों कालों में सब राष्ट्रों के जहाज़ों के लिए बिना रुकावट समान रूप में आने जाने के लिए खुली थी। ऐसा समझौता था कि इस नहर पर किसी एक सेना नहीं रहेगी, किंतु अंग्रेज़ों ने 1904 ईस्वी में इसे तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेना बिठा दी। अंग्रेज़ों का तो साला बुद्धि खराब थी। और उन्हीं राष्ट्रों के जहाज़ आने जाने की अनुमति थी जो युद्धरत नहीं थे, मतलब युद्ध में लड़ाई नहीं कर रहे थे। 1947 ईस्वी में सुएज कैनाल कंपनी और मिस्र सरकार के बीच यह निश्चय हुआ कि कंपनी के साथ 99 वर्ष का पट्टा रद्द हो जाने पर इस नहर का नियंत्रण, मतलब स्वामित्व मिस्र देश के पास चला जाएगा। मिस्र देश ने इसका स्वामित्व ले भी लिया। आगे चल के 1951 ईस्वी में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों ने ही तो शासन कर रखा था। और अंत 1954 ईस्वी में यह करार हुआ कि जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार को कुछ शर्तों पर के साथ नहर से अपनी सेना हटा लेने पर राजी हो गई, मतलब अपनी सेना हटा ही ली, राजी क्या हो गई इसे। पीछे मिस्र ने इस पर 1956 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर लिया, मतलब अपनी देश की एक संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया। इसे अपना पूरा अधिकार कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ध्यान दिए क्या है ब्लॉकेज, मतलब समस्या क्या है, ये उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बताने के लिए हम आए हैं। सुएज नहर में 23 मार्च को एक कार्गो शिप फंस गया। एक कार्गो शिप था, आगे चल के हम दिखाएंगे भी। इस शिप का नाम एवर गिवन है। इस शिप के वजन से सुएज नहर में जाम लग गया, बहुत तगड़ा भीषण जाम है। और दूसरे कई शिप यहाँ फंसे हुए हैं।
क्यों फंसे हुए हैं वो भी बताएंगे। कार्गो शिप 400 मीटर लंबा है, यानी 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना, समझ सकते हो 400 मीटर बहुत बड़ा आकार होता है, 3 फुटबॉल ग्राउंड आ जाएंगे। इसका वजन मतलब इसमें कितने कंटेनर ये देख लिए, इसमें 20,000 कंटेनर्स के साथ फंसे इस शिप का वजन 18 करोड़ किलोग्राम है। मतलब 10 मंजिल मकान जितना ऊंचा है ये। 10 मंजिल मकान कुछ मायने रखता है। इसकी कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए कैसे फंसा हुआ है ये कार्गो शिप। इधर ये साइड में, नहर के साइड में जाके धंसा जा चुका है, देखिए इधर ये धंस गया है। और आप देखिए इसका ऊपर सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, ऊपर से ये कैसा इस टाइम है। ये देखिए ऊपर से ये पूरा धंसा हुआ है, देखिए बिल्कुल साइड में जाके अड़ गया है। देखो ये कंडीशन है, मतलब पूरी नहर ब्लॉक कर रखी है इसने, आप देख सकते हैं। फंसने का क्या कारण था, कुछ ना कारण तो रहा होगा। इस मामले में स्वेज नहर प्रशासन का कहना है कि मंगलवार को यहाँ काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थीं, जिससे विजिबिलिटी मतलब दिखना बंद हो गया, कम हो गई, और यह जहाज़ नहर के किनारों पर फंस गया। मतलब आप देखने इसके बाद नहर ब्लॉक हो गई, मतलब उसके बाद नहर ब्लॉक हो गई। चीन का यह जहाज़ है, चीन का यह जहाज़ लंबा और ख़राब मौसम के कारण फंस गया। यह कंटेनर शिप ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन कॉरपोरेशन ने बनाया है। इस कंपनी ने इसे बनाया के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा, इस कंपनी ने बनाया था, रजिस्टर्ड ही क्या है, सॉरी फ्रेंड। ब्लॉकेज का प्रभाव क्या है, ब्लॉकेज का क्या प्रभाव पड़ेगा? ज़्यादातर सबसे बड़ा प्रभाव तो व्यापार पर ही है, क्योंकि इससे व्यापार के काम में ही आता है। देखिए व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा है ब्लॉकेज का, क्योंकि इससे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अफ्रीका से बिल्कुल संबंध टूट चुका है व्यापार के मामले में। स्वेज नहर दुनिया के व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे एशिया से यूरोप की दूरी कम हो जाती है और अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। आपने मैप में देखा, जिससे इसे 10,000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होती है। 10,000 किलोमीटर वो पहले अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, जबकि अफ्रीका के रास्ते से आने पर दोगुनी दूरी होने से दोगुना पैसा भी मतलब दोगुना टाइम भी लगेगा और दोगुना पैसा भी लगेगा। स्वेज नहर अथॉरिटी का कहना है कि नहर को पूरी तरह से चालू करने में 7 दिन लग जाएंगे। 7 दिन काफ़ी बहुत अधिक समय होता है। इसके नहर में फंसने की वजह से दुनिया में कई ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ सकता है, ये इसके प्रभाव है। ख़ासतौर पर पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं, क्योंकि उधर से ही पेट्रोलियम सप्लाई होता है। खासतौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में, क्योंकि दुनिया का 12% व्यापार स्वेज नहर के जरिए ही होता है और दुनिया के 30% कंटेनर इस नहर से होकर ही गुजरते हैं। आप मान सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है ये। स्वेज नहर अथॉरिटी के अनुसार इस नहर में 2020 में 19,000 जहाज़ गुजरते थे, यानी हर घंटे 52 जहाज़। अब लगा सकते हैं, अब देखें पहले कितने गुजरते थे। ये जहाज़ 1.70 बिलियन टन सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह गए, जबकि 1870 ईस्वी में, पहले की बात है जब ब्रिटेन और बाकी जगह औद्योगिकरण चल रहा था, यहाँ पर हर साल 486 जहाज़ गुजरते थे। 1966 में ये संख्या और भी बढ़ी थी, इस समय 21,250 हो गई, यानी एक दिन में 58 जहाज़। आप लगा सकते हैं अब मतलब कम हो गया व्यापार, क्या मानना है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये इजिप्ट में ही आती है, इजिप्ट का दूसरा नाम मिस्र है। जाम से इजिप्ट को हर घंटे 2800 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी एक दिन में 67,200 करोड़ रुपए का नुकसान। ये काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत बड़ा असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। यह नुकसान इजिप्ट को मिलने वाले टोल टैक्स से है, मतलब ये चुंगी कर वसूलते हैं, जो वह इस नहर से गुजरने वाले हर शिप से वसूलते हैं, ये कर चुंगी कर वसूलते हैं। मैंने पहले ही बताया था। ब्लॉकेज का हल क्या है, इसे छोटे शिप से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाथी के सामने हिरन कहाँ टिकेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बात वही है, कहाँ टिकेगा, बहुत बड़ा शिप है, इसलिए कंटेनर को उतारा जा रहा है ताकि शिप हल्का हो जाए, शिप हल्का हो जाए और इसे आगे बढ़ाया जा सके। आप ऐसा समझ सकते हैं। देखो यह कार्गो शिप हल्का हो जाए। असल में यह नहर 193 किलोमीटर लंबी है और 205 मीटर चौड़ी है। 205 मीटर चौड़ी है, इसके बराबर ही शायद यह जहाज़ है, यानी इसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस कारण से यहाँ से 2 शिप एक साथ नहीं गुजर सकते। ये जाम का ये भी बहुत